जय हिंद दोस्तों। मैं बिहारी नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी गुरुकुल पर। तो आप देख रहे हैं विश्व भूगोल की इस श्रृंखला में आगे का भाग। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि ब्रह्मांड, पर्वतों का निर्माण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा अन्य भाग। अब इसके बाद हम देखते हैं पठार, कि पठार क्या होते हैं, पठारों का महत्व क्या है, पठारों का निर्माण कैसे हुआ है, इनका वर्गीकरण क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम पहले पठार को देखते हैं। ये होता है पठार, ठीक है। ये भाग है ऊंचा उठा हुआ भाग, मतलब इस मैदानी भाग से थोड़ा ऊंचा रहता है, ठीक है। अब पठार की परिभाषा के पहले देखते हैं हम कि क्या होता है। तो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति जो सागर तल से ऊंची हो और तथा जिसका शीर्ष सपाट हो, मतलब ये सपाट दिख रहा है शीर्ष, ये वाला पोर्शन ऐसा हो, शीर्ष शंकुनुमा ना हो, ठीक है। तो इसे हम पठार कहेंगे। जो सागर तल से ऊंचा हो, कितना ऊंचा हो, 300 से 1000 मीटर के मध्य, ठीक है। अब जैसे सामान्य रूप से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर के मध्य पाए जाते हैं, किंतु 4 से 5000 मीटर तक हो सकते हैं। अब एक पठार है जो हमारे पड़ोसी देश के बिल्कुल बाजू में ही लगा हुआ है, तिब्बत का पठार कहते हैं जिसे हम, वो लगभग 4000 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। अब कोलोराडो का पठार हो गया 2500 मीटर, भारत के झारखंड के पाट प्रदेश में 900 मीटर का हो गया, ठीक है, इत्यादि हुए। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, इसके भागों को बांट लेते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पठार, ठीक है। इसके हम कई भाग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम इसका निर्माण। इससे पहले हम इसकी विशेषताएं देख लेंगे, विशेषताएं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे इसके प्रकार, मतलब प्रकार और वर्गीकरण एक ही हो गया, प्रकार और वर्गीकरण एक ही हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रभाव, कि इसका क्या प्रभाव है मानव जीवन पर और प्रकृति के मध्य, क्या क्या प्रभाव है इसके। तो प्रभाव को भी हम दो भागों में बांटते हैं, सकारात्मक और ये नकारात्मक, ठीक है। तो ये पोर्शन बना लीजिए। अगर हम इसको मेंस के पर्पज से देखें, अगर इसमें, तो ये पूरा 11 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और परिभाषा को 3 नंबर में भी देख सकते हैं हम। वर्गीकरण 5 और 11 में आ सकता है, ठीक है। प्रभाव भी 5 या 11 में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा तो मैंने बता ही दी है कि द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति जो सागर तल से ऊंची हो और जिसका शीर्ष सपाट हो, ठीक है, ऐसा वह एक और ढाल हो, ऐसा एक और ढाल है, ठीक है। ये तो ये पठार है, ठीक है। अब हम देखते हैं पठारों की विशेषताएं, कि विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं की ओर चलते हैं हम, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सागर तल से ऊंचे, सबसे पहली बात, ऊंचे हो गए। इनका शीर्ष सपाट, ढाल कम, मंद ढाल, ठीक है। और शीर्ष इनका ये विस्तृत होता है, शीर्ष छोटा सा नहीं होता है, विस्तृत, ठीक है, विस्तृत शीर्ष होता है। मध्यवर्ती स्थलाकृति है, मध्यवर्ती, पर्वत और मैदान के बीच का वह भाग है, ठीक है। अब हम इसे एक डायग्राम के फॉर्म में भी देख लेंगे। तो ये होगी इसकी विशेषताएं, और भी लिख लेंगे अपन कि ये 300 से 1000 मीटर के ऊंचे होते हैं। सब कुछ विशेषताएं इसकी परिभाषा में ही छुपी हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिखाएं, समुद्र तल से ऊंचे, ये इनकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। और अब इसमें ये नहीं लिखा कि सपाट होते हैं, इनका शीर्ष सपाट है, तो आप लिख लेंगे कहीं
मैंने जो परिभाषा बताई उसके हिसाब से देख लेंगे अपन। तो हम उसके बाद देखते हैं का निर्माण। ठीक है, अब पहले हम पठार समझा दें कि क्या है, कहाँ से कैसे है। अब ये अपना हो गया क्या, पर्वत। ठीक है, और ये अपना सागर तल हो गया, मतलब इसको ऐसा बना ले तो ये अपना सागर तल हो गया, और ये अपना पर्वत हो गया, और ये हो गया अपना मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इस भाग में इतनी संरचना ऐसी होगी जो ये हो जाएंगे अपने क्या, पठार। ये हो गया अपना मैदान। ठीक है, और ये हो गया अपना समुद्र। ठीक है, ये हो गया अपना, और इनकी इधर से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ये ऊंचाई लगभग 300 से 1000 मीटर। ठीक है, ये शीर्ष देखो सपाट शीर्ष है, इसका शंकुनुमा है, ये ढाल तीव्र है, इसमें ढाल कहाँ है, कम ही ढाल है ना। तो आइए अब हम इसके निर्माण के बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या देखना है, निर्माण। अब निर्माण की क्रिया भी कई भागों में हुई है इसकी, तो अब हम देखते हैं ऐसे कि किन किन कारकों के कारण पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अवतलन, ठीक है, उत्थान, पर्वतों का निर्माण, भूसन्नति एवं अनाच्छादन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अवतलन क्या है। अवतलन मतलब धसाव। क्या, धसाव, किसी भाग का नीचे जाना ऐसे। अब मान लेते हैं हम, ये प्लेट है, प्लेटों में ये दो प्लेट हैं, ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। अब भारी प्लेट पर ये जब छेपित होगी तो ये प्लेट नीचे चली जाएगी, और यहाँ से ये भाग धस जाएगा। जब ये वाला भाग धस जाएगा तो यहाँ कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी। ठीक है, ये धसाव से यहाँ संरचना बन गई, ये भाग नीचे नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर उठ ही रह जाएगी, ये पठार हो गया। ठीक है, अब उत्थान हो गया, किसी जगह का उत्थान हो गया। अब यही जैसे ये बात हुई है, अब भारी प्लेट है ना जो अपनी, वो कहीं ऊपर आ जाए, ऐसे हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर आ जाए जब, तो ये जो भाग बन रहा है ना अपना, ये उत्थान हो रहा है। और उत्थान की क्रिया दो तरीके से होती है। समुद्र में भी जब समुद्र में जलीय भाग या समुद्री क्षेत्र में जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं, तो उसके बाद जब लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है, तो उसके जमाव से वहाँ पर एक नवीन संरचना का निर्माण होता है, उससे ही पठारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब पर्वतों के निर्माण के कारण अब कोई प्लेट है, कहीं पर बलन की क्रिया ज़्यादा हो रही थी, अब वहाँ पर बलन की क्रिया कम होने के बाद अब जहाँ ज़्यादा बलन लगना था वहाँ कम बलन लगा, तो अब ये पठार पर्वत बन रहा था, पर्वत बनते बनते ये रह गया, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये पर्वतों के निर्माण के कारण। अब भूसन्नति, अब भूसन्नति क्या है देखते हैं हम। भूमि, ये वाला भाग है ना अपना, भूसन्नति का दिखाएं हम आपको, ऐसा भाग, ये अपना करोड़ भाग समझ सकते हैं अपन। ये पृथ्वी का अपन एक तिरछे में काट के लिया है, ये दिखे अपन, ऐसी ऐसी कुछ संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी करके पूरे में संरचनाएं बनती हैं। अब यहाँ से बल लग रहा है जो अंतर्जात बल, अंतर्जात बल के कारण ये मध्य पिंड स्थापित हुआ यहाँ, ये मध्य पिंड अपना, या इसी को हम पठार कह देंगे क्योंकि इस भाग में बलन कम लगा हुआ है। ठीक है, इन भागों में ज़्यादा लग गया तो ये देखो उठ गए ऊपर, पर्वतों के निर्माण में आ गए, पर्वतों के रूप में ये विस्तृत हो गए। ठीक है, ये अपना भूसन्नति के कारण हो गया। अब अनाच्छादन, अनाच्छादन का अर्थ हुआ कि किसी भाग का क्षय होना। अब मान लेते हैं ये पर्वत है, अब कई कारकों से, ताप, दाब, वायु, जल के द्वारा
जब किसी भाग का क्षय होने लगता है तो ये टूटेगा इधर से, तो ये आधा बचेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो आधा बचने के बाद अब ये भाग है ना जो, ये अभी ऐसा था शंकुनुमा, अब ये बचेगा कहाँ, ऐसा, ऐसा बचा। ठीक है, तो ये इससे पठार का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, अनाच्छादन की क्रिया भी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या आगे बढ़ते हैं कि इनका वर्गीकरण क्या है। ठीक है, पठारों का वर्गीकरण। इसको वर्गीकरण को देख लेते हैं कि किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर, जलवायु आधार पर, और अपर्दन चक्र के आधार पर। अपर्दन चक्र के आधार पर, और यहाँ पर हम निर्माण के आधार पर भी देख सकते हैं, है सब वही, बस इसके अलग अलग वो हो जाएंगे। इसमें दो कारक कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और इधर बहिर्जात। ठीक है, तो हम देखते हैं स्थिति के आधार पर कौन कौन से, आकार के आधार पर कौन से हैं, जलवायु के और अपर्दन चक्र के आधार पर। ठीक है, निर्माण में तो वही बल कार्य करने हैं। तो देखते हैं यहां सबसे पहले अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है इधर। ठीक है, गिरिपद, मतलब ये वाला भाग। ठीक है, महाद्वीपीय, और इधर तटीय। ठीक है, अब आकार के आधार पर देख लेते हैं। गुंबदाकार, दूसरा सीढ़ी नुमा या सोपानी, सोपानी या सपाट। ठीक है, अब जलवायु के आधार पर देख लेते हैं हम, शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार। ठीक है, अपर्दन चक्र के आधार पर देख लेते हैं हम, युवा पठार, प्रौढ़ पठार। ठीक है, और भी भाग होते हैं, वो हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बाकी अब हम देखते हैं इनके लिए, आपको हम इस चित्र में समझा दें कि अंतर पर्वती क्या है और गिरिपथ क्या है। अब इसी चित्र में समझते हैं, आपको हम बता दें कि अंतर पर्वतीय पठार क्या है। अभी अंतर पर्वतीय आपको दिख रहा है, अब ये दो पर्वत हैं, बीच का ये भाग उठा नहीं हुआ है, मतलब समतल मान सकते हैं इसको पर्वतों की अपेक्षा। तो ये जो भाग है ये पठार है, ये दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के अंदर ये पठार है, इसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और अब हम देखते हैं गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार को हम देखते हैं जो पर्वतों के पैर के पास, पर्वतों के पैर के पास यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गिरिपथ पठार का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर ये महाद्वीपों का विस्तार है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके बारे में हम देखते हैं कि जो महाद्वीपों पर स्थित पठार होंगे वो महाद्वीपीय पठार हो गए। तटीय पठार जो तट के सहारे यहाँ, ठीक है, भारत में देखने तट के सहारे निर्मित हुए हों वो तटीय पठार है। गुंबदाकार पठार, देखो गुंबद के आकार ऐसी, तो उन्हें हम गुंबदाकार पठार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सोपानी, मतलब सीढ़ी नुमा पठार ऐसी। ठीक है, ये पूर्व उत्तर भारत में पाए जाते हैं। सपाट पठार, अब इसको ये मैदानी भागों में कहीं कहीं मिल जाते हैं सपाट पठार। जलवायु के आधार पर, जहाँ शुष्क जलवायु होगी वहाँ सूखे शुष्क पठार, जहाँ आर्द्र होगी वहाँ आर्द्र पठार, और जहाँ हिमावरण होगा उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। ठीक है,
युवा पठार मतलब जिसका निर्माण अभी अभी हुआ हो, मतलब अभी अभी का मतलब ये नहीं कि आज ही हुआ हो, ठीक है, आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व हुआ उसका निर्माण। अब प्रौढ़ पठार भी इसी है कि प्रौढ़ पठार थोड़े से पुराने हो गए हों, ठीक है, इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं, वर्गीकरण हो गया हमारा, निर्माण हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम ना, ये हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमको पढ़ना है प्रभाव, कि आखिरकार इसके प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पठार के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव और ये अपना नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक में देखते हैं हम आवासीय क्षेत्र, ठीक है, उद्योग, पर्यटन, झील, नदियां इत्यादि, ठीक है। अब नकारात्मक में क्या देख सकते हैं, कहीं कहीं भूमि की उच्चाबच होती है तो वहां पर आधारभूत संरचनाओं जैसे उद्योगों के लिए भूमि अनुकूल नहीं है, उसके उद्योगों के अनुकूल यह भूमि नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यह एक ही दो इसमें हो सकते हैं हम हमारे लिए, और इसमें और जोड़ सकते हैं अपन, कृषि जोड़ लेंगे, जनसंख्या, जनसंख्या, वनस्पति आदि, ठीक है। तो इस प्रकार पठार हमारा कंप्लीट हुआ। तो आगे के भाग में हम देखते हैं कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, मैदानों का विस्तार कैसा है। तो इस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। Oh, you make me wanna talk back.